गुड मॉर्निंग एवरीवन। आइए सेशन को शुरू करते हैं। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 28 मार्च के सभी करंट अफेयर को। आराम से एंड तक सेशन को देखिएगा। क्रेजी जी के ट्रिक के एप्लीकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या फिर प्ले स्टोर से आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके लिए पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। डेली करंट अफेयर की वहां से ले लीजिएगा और एप्लीकेशन को आप चेकआउट जरूर कीजिए। काफी सारे एग्जाम ओरिएंटेड कोर्सेस आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे। चलिए सबसे पहला करंट अफेयर देखते हैं 28 मार्च का। बी सुमित रेड्डी ने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा की है। यह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं? तो बी सुमित रेड्डी बहुत ही फेमस एक इंडियन बैडमिंटन प्लेयर हैं। हाल ही में इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेलों से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। सुमित रेड्डी देखिए, ओलंपिक में भी इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। 2016 में जो रियो ओलंपिक आयोजित किया गया था ना, उसमें सुमित रेड्डी ने मेंस डबल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। हालांकि ओलंपिक में इन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन जो साउथ एशियन गेम्स हुए हैं 2016 में, उसमें इन्होंने मेंस डबल में गोल्ड जीता था। इसके अलावा 2019 में जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे, उसमें मेंस टीम जिसने गोल्ड मेडल जीता था उसके ये मेंबर रहे थे। इसके अलावा यूएस ओपन में भी इन्होंने खिताब अपने नाम किया है। तो इस तरीके से जो बैडमिंटन की प्रतियोगिता है ना, एक यूएस ओपन बैडमिंटन के लिए भी होता है, उसमें भी इन्होंने खिताब जीता है। इस तरीके से काफी सारे मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं, लेकिन ओलंपिक में कभी मेडल नहीं ला पाए। अब सुमित रेड्डी ने रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है बैडमिंटन खेलों से। ये आते हैं भारत के तेलंगाना राज्य से, बी सुमित रेड्डी। इसके अलावा आपको पता है कुछ समय पहले ही पीआर श्रीजेश ने भी, है ना, संन्यास का अनाउंसमेंट किया था। अगर हम पीआर श्रीजेश की बात करें तो ये किस खेल से संबंधित है, क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा सकता है। तो पीआर श्रीजेश ये बहुत ही फेमस हॉकी खिलाड़ी हैं। एक हॉकी में जो हमारी टीम पेरिस ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई थी हॉकी टीम, और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जो ब्रॉन्ज लेकर आई थी, उसमें गोलकीपर के रूप में हॉकी प्लेयर हैं पीआर श्रीजेश। इन्होंने भी कुछ समय पहले ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खेलों से संन्यास लिया। आपको पता है इसी साल 2025 में पीआर श्रीजेश को खेल रत्न अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है 2024 के लिए पीआर श्रीजेश को दिया गया। वैसे 4 प्लेयर को दिया गया था, उसमें से एक है पीआर श्रीजेश। तो इन्होंने भी हॉकी खेलों से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया था। और अभी हाल ही में सुमित रेड्डी, अब भी सुमित रेड्डी ने, ये बैडमिंटन प्लेयर है, इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खेलों से रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट किया है। ये कहां से आते हैं? भारत के तेलंगाना राज्य से। सारथी नामक एआई चालित चैटबॉट जो कि गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और पॉलिसीज तक आम जनता की पहुंच को सुनिश्चित करेगा, यह हाल ही में लाया गया। किस राज्य सरकार के द्वारा इसे लॉन्च किया गया? तो एक एआई चैटबॉट है। एआई चैटबॉट जानते हैं क्या होता है? एक वर्चुअल असिस्टेंट के रूप में यह काम करता है। मतलब किसी भी आम व्यक्ति को जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी क्वेश्चन उसका होता है, उसका आंसर करता है, या तो रिटर्न में या फिर वॉइस के आधार पर। तो यह है एआई चालित एक चैटबॉट सारथी। अब इस चैटबॉट में जितने भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स है और पॉलिसीज है, उन तक जनता की पहुंच हो पाएगी इस एआई चैटबॉट के माध्यम से। इसको लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है हरियाणा सरकार को। हरियाणा के वर्तमान में जो सीएम है नायब सिंह सैनी, इन्होंने सारथी एआई चैटबॉट को हरियाणा में लॉन्च किया है। हरियाणा में जितनी भी स्कीम्स चल रही है ना, 17,820 से ज्यादा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि स्कीम से संबंधित है, उनकी डायरेक्ट एक्सेस इस एआई चैटबॉट के माध्यम से आम जनता को मिल जाएगा, है ना। गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स और सारी पॉलिसीज तक अब आम जनता इस एआई चैटबॉट के माध्यम से आसानी से पहुंच सकती है, एक क्लिक के आधार पर। तो सारथी एआई चैटबॉट इसको नाम दिया गया। और लॉन्च करने का श्रेय किसे दिया जाता है, किस राज्य की गवर्नमेंट को दिया जाता है? तो यह श्रेय जाता है हरियाणा सरकार को। अच्छा,
हरियाणा की अगर हम जनरल इंफॉर्मेशन देखें तो पहले भी वैसे मैंने आपको बताई थी, चंडीगढ़ कैपिटल है हरियाणा की। बंडारू दत्तात्रेय यहाँ के गवर्नर है। नायब सिंह सैनी वर्तमान में सीएम के पद पर हैं। 90 यहाँ पर असेंबली सीटें देखने को मिलती है विधानसभा की, 10 लोकसभा सीटें देखने को मिलती है और 5 राज्यसभा की सीटें हैं हरियाणा में। लेकिन देखिए हरियाणा की जो अगर नेबर स्टेट की बात करें, क्योंकि क्वेश्चन नेबर स्टेट से भी पूछा जाता है, तो हरियाणा की जो बाउंड्री है उत्तर में पंजाब से टच होती है, हिमाचल प्रदेश राज्य से टच होती है। इसके दक्षिण पूर्व में आते हैं तो यूपी इससे टच होता है और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान बाउंड्री शेयर करता है हरियाणा से, और एक यूनियन टेरिटरी से बाउंड्री शेयर करती है और वो है हमारी कैपिटल दिल्ली। तो यहां पर नेबर स्टेट जितने भी है, नेबर स्टेट, ओके कंट्री तो नहीं बोला ना, नेबर स्टेट, जितने भी नेबर स्टेट है इनको याद रखिएगा, हरियाणा के पूछे जाते हैं एग्जाम में। और जब सुर्खियों में रहता है कोई स्टेट तो उसके तो और ज्यादा नेबर स्टेट या कोई कंट्री है जो कि बाउंड्री शेयर कर रही है, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये हो जाता है हमारा जनरल इंफॉर्मेशन हरियाणा की। आगे बढ़ने से पहले ऑफर ऑफ द डे आपको क्लियर कर देता हूं। आप सभी के लिए एनटीपीसी का टारगेट बैच यहां पर अवेलेबल है। आज के ऑफर ऑफ द डे में एनटीपीसी की एग्जाम्स के लिए आपके लिए मैथ्स, रीजनिंग और जीएस आपको यहां पर बहुत ही डिटेल्ड में कवर करवाया गया है। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के माध्यम से आप रिकॉर्डेड क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए बाइलिंगुअल अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में, बहुत ही नॉमिनल प्राइसेस में। तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पर आप क्लिक करके डायरेक्ट इसे ज्वाइन कर सकते हैं और हेल्पलाइन नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। देखिए कुछ स्टूडेंट का कमेंट देखा था मैंने, उन्होंने कहा था सर हेल्पलाइन नंबर पर कॉल नहीं लग रहा है या रिसीव नहीं किया जा रहा है। तो देखिए 7 बजे के बाद हो सकता है आपने कॉल किया हो, तो उसके बाद हमारी टीम जो है वो चली जाती है घर, तो हो सकता है उसके बाद आपको थोड़ी सी असुविधा हुई हो। लेकिन आप वर्किंग आवर में अगर आप 10 से 7 कॉल करते हैं तो आपका जो कॉल है वो रिसीव किया जाएगा और आपकी जो भी क्वेरी है, जो भी आपका हर्डल है, वो वहां पर सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो एनटीपीसी टारगेट बैच की मैंने आपको लिंक दे दी है रिकॉर्डेड क्लास की डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। बायलिंगुअल ये आपके लिए आज के ऑफर ऑफ द डे में अवेलेबल है। आइए, और प्रिंटेड बुक करंट अफेयर की मैं आपको बार बार बताता रहता हूं, काफ़ी क्वेरी आती है लगातार। स्टूडेंट का कहना है सर कहाँ पर मिलेगी, तो जो हमारी ईयरली करंट अफेयर की शंखनाद बुक है, प्रिंटेड बुक है ना, ईयरली करंट अफेयर की, उसको आप डायरेक्ट एप्लीकेशन पर जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। वो प्रिंटेड बुक आपके घर पर डायरेक्ट पार्सल हो जाएगी। और इसके अलावा आपके नजदीक जो आपके घर के पास जितने भी नज़दीकी बुक स्टोर है वहां पर भी वो आपको अवेलेबल है, आप जाकर वहां पर चेक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। सागर माथा संवाद का आयोजन किस देश द्वारा किया जाएगा? सागर माथा संवाद, इसका आयोजन एक कॉन्फ्रेंस से, समझना एक कॉन्फ्रेंस से। अब सागर माथा एक बहुत ही फेमस वर्ड है जो आपने सुना होगा कहां पर, माउंट एवरेस्ट के लिए। आपको पता है माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, तो नेपाल में ही सागर माथा संवाद का भी आयोजन किया जाएगा 2025 में। उद्देश्य क्या है? तो देखिए जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज से संबंधित मुद्दों को लेकर, ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित मुद्दों को लेकर, इसके अलावा क्लाइमेट जस्टिस और इससे जितने भी ऐसे मुद्दे हैं जो कि क्लाइमेट को प्रभावित कर सकते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार हैं या फिर ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, उन सभी मुद्दों पर यहां पर चर्चा की जाएगी। और इसके अलावा स्पेशली यहां पर फोकस किया जाएगा ऐसे देशों के ऊपर जहां पर या तो माउंटेन देखने को मिलते हैं या फिर कोस्टल एरिया जिस कंट्रीज में देखने को मिलता है, तो स्पेशली उनकी जो समस्या है ना, उन पर यहां पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। तो इन शॉर्ट हम समझे तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट जस्टिस को लेकर जो भी मुद्दे हैं अलग अलग देशों के, उन पर यहां पर चर्चा की जाएगी। वैसे 2019 में घोषणा कर दी गई थी कि सागर माथा संवाद का आयोजन किया जाएगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर ही कोविड लग गया और उसके बाद अभी तक इसका आयोजन नहीं किया जा सका था। अब फाइनली मई मंथ में 16 से लेकर 18 तक काठमांडू, जो कि नेपाल की कैपिटल है, यहां पर सागर माथा संवाद का आयोजन होगा।
इसमें इंडिया भी पार्टिसिपेट करेगा। अलग अलग देशों को देखिए इनविटेशन भेजा जा रहा है। अब जितने भी देश यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे वो हमको मई में पता चलेगा, और अगर कोई ट्रीटी साइन होगी, कोई रिजोल्यूशन साइन होगा, तो उस वक्त ही हमको इसके बारे में पता चल पाएगा। अभी तो केवल हम इतना जान लेते हैं कि सागर माता संवाद का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, नेपाल में। हाँ, नेपाल के बारे में जान लें। वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी कहां देखने को मिलती है, नेपाल में, माउंट एवरेस्ट नेपाल में सागर माथा के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाली रुपीज यहां की ऑफिशियल करेंसी है। रामचंद्र पौडेल यहां के प्रेसिडेंट के पद पर हैं, और केपी शर्मा ओली पीएम है वर्तमान में नेपाल के। अगर नेपाल से कौन से इंडियन स्टेट अपनी बाउंड्री शेयर करते, ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता, तो ये आपको देखने को मिलेगा नेपाल। 5 इंडियन स्टेट है जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। देखो, सबसे पूर्व में देखने को मिलेगा सिक्किम, और वहीं पर टच होता है पश्चिम बंगाल राज्य नेपाल से। फिर दक्षिण में आते हैं तो बिहार और उत्तर प्रदेश नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं, और नेपाल के पश्चिम में है उत्तराखंड जिसकी बाउंड्री लगती है नेपाल से। तो ये 5 इंडियन स्टेट है जो कि नेपाल से बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज, जिसका इनॉग्रेशन नरेंद्र मोदी जो कि भारत के पीएम हैं, ये 6 अप्रैल को करेंगे। ये ब्रिज कहां पर स्थित है ना? विशेषता क्या है पता है? भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज है, पंबन ब्रिज इसको नाम दिया गया है। इसका इनॉग्रेशन भारत के पीएम करने वाले हैं 6 अप्रैल को, नेक्स्ट मंथ। अब पम्बन है ना एरिया, अगर आप देखेंगे पम्बन ब्रिज आपने पहले भी नाम सुना होगा, यह भारत के तमिलनाडु राज्य में देखने को मिलता है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अब इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, ऐसा ब्रिज जो कि बीच में से आपको ऊपर होता हुआ मतलब बीच में से जो डिवाइड होगा, अगर कोई भी भारी शिप या फिर कोई भी जहाज जब निकलने का टाइम होगा तो इसको ऊपर उठाया जा सकता है, वर्टिकल। ओके, तो ये पहला ऐसा ब्रिज है पूरे इंडिया में, भारत के तमिलनाडु राज्य में, फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज, पंबन ब्रिज इसको नाम दिया गया। किन 2 प्लेसेस को जोड़ेगा? तो तमिलनाडु में ये रामेश्वरम में स्थित है। रामेश्वरम और मंडपम जो कि रामेश्वरम के ही दूसरा साइड एक क्षेत्र है, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करेगा पंबन आइलैंड पर। टोटल पुल की अगर हम लंबाई देखें तो ये 2.2 किलोमीटर तक है, और इसे 535 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इसके अलावा 17 मीटर तक ये ऊपर उठ सकता है पंबन ब्रिज। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। आर.एन. रवि यहां के गवर्नर के पद पर हैं। M.K. स्टालिन जो कि डीएमके पार्टी के हैं, चीफ मिनिस्टर के पद पर हैं। तमिलनाडु में विधानसभा सीटों की संख्या है 234। यहां पर लोकसभा की 39 सीटें हैं और राज्यसभा की 18 सीटें देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया? डिजिटल क्रॉप सर्वे, अच्छा, डिजिटली किसका सर्वे किया जाएगा? फसलों का। इसे लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। जैसा नाम है वैसा ही मिनिस्ट्री इसको जारी करेगी। बस कंफ्यूजन होता आपको, एक तो ग्रामीण विकास मंत्रालय और ये कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में, तो कंफ्यूज मत होना। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि क्रॉप का सर्वे और एग्रीकल्चर से संबंधित है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने लॉन्च किया है डिजिटल क्रॉप सर्वे को। देखिए, अभी तक भारत के कुछ राज्यों में इसकी टेस्टिंग की गई थी, एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे लागू किया गया था, लेकिन अब पूरे देश में इस सर्वे को लागू किया जा रहा है। यह सर्वे स्पेशली जो प्रणाली है ना, डिजिटल क्रॉप सर्वे सिस्टम, इसका यूज कौन करेगा? जो गवर्नमेंट की एजेंसीज होगी और जो गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं, जो अथॉरिटीज है, वो इस सर्वे सिस्टम का यूज करेंगे। सैटेलाइट के माध्यम से या फिर मोबाइल इंटरफेस के माध्यम से रियल टाइम इमेज देखी जाएगी क्रॉप की, खेतों की, है ना। खेतों से फसलों की बुआई की सटीक इंफॉर्मेशन यहां पर मिलेगी।
इससे फायदा ये होगा कि गवर्नमेंट को इन फ्यूचर एग्रीकल्चर से संबंधित जितने भी पॉलिसीज है, जितने भी प्लान्स हैं, उनको बेहतर तरीके से बनाने में मदद मिलेगी और उनको देश में लागू करने में मदद मिलेगी। तो ये डिजिटल क्रॉप सर्वे है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर द्वारा इस सर्वे को हाल ही में लॉन्च किया गया। रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम्स इन इंडिया नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम्स इन इंडिया, इस एक बुक है, इसका विमोचन या लॉन्च करने का श्रेय दिया जाता है CR पाटिल को। देखिए, बुक किसी एक व्यक्ति ने लिखी नहीं है, तो किसी एक व्यक्ति के यहां पर बुक में लेखक की बात नहीं की जा सकती, इसलिए हमने बात की है कि किसने लॉन्च किया, CR पाटिल ने। अब भाई बुक किसी की तो होगी, किसी मिनिस्ट्री की होगी या किसी की होगी, बिल्कुल उसकी हम बात करेंगे, पर पहले समझ लेते हैं CR पाटिल कौन है। ये मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति है वर्तमान में, PR पाटिल जल शक्ति मंत्रालय के मिनिस्टर है। इन्होंने रिपल्स ऑफ चेंज बुक को लॉन्च किया है। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, और यूनिसेफ इंडिया के सहयोग से इस बुक को तैयार किया गया। भारत की मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है, उसका एक डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, या तो मिनिस्ट्री बोल लें, और यूनिसेफ इंडिया, इन दोनों ने मिलकर इस बुक को तैयार किया। बुक में किसकी बात की गई है? रूरल इंडिया की 10 कहानियों को यहां पर सम्मिलित किया गया है। 10 कहानियों को लिया गया और उनके माध्यम से यह बताया गया कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं, जो योजनाएं लॉन्च की है रूरल डेवलपमेंट के लिए, उन योजनाओं का समाज पर क्या इंपैक्ट पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, स्वच्छ भारत मिशन है ना, ग्रामीण जल जीवन मिशन, इनका ग्रामीण क्षेत्रों पर क्या प्रभाव हुआ, इनकी सफलता कैसी रही, कैसे ये सफल हुई, क्या चैलेंजेस थे, है ना, उसके पहले जो स्वरूप था हमारे रूरल क्षेत्रों का वो कैसा था, इन सब के बारे में इस बुक में बताया गया है। 10 कहानियों को इंक्लूड किया गया है। रिपल्स ऑफ चेंज, जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव रूरल वॉश प्रोग्राम्स इन इंडिया बुक। यहां पर स्वच्छ भारत मिशन, 2 मिशन यहां पर हमने मेंशन किए, वैसे तो काफी मिशन बताए गए, पर इसमें स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था। खुले में इंडिया को शौच मुक्त करना और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है उसमें सुधार करना स्वच्छ भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य था। और जल जीवन मिशन शुरू किया गया था देश में 2019 में, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इसकी नोडल मिनिस्ट्री। इसके तहत यह लक्ष्य रखा गया था कि 2024 तक 55 लीटर नल से जल हर ग्रामीण, हर परिवार, हर व्यक्ति को दिया जाएगा। हर व्यक्ति को, परिवार के प्रति व्यक्ति को हर दिन 55 लीटर तक नल से शुद्ध पानी दिया जाएगा। अभी जो यूनियन बजट आया था 2025-26 में, उसमें इस मिशन की अवधि को 2028 तक के लिए बढ़ाया गया है। जल जीवन मिशन को कब शुरू किया गया? 2019, और स्वच्छ भारत मिशन 2014। आगे बढ़ते हैं। भारत में विकसित पहली स्वदेशी MRI मशीन का इंस्टॉलेशन कहां किया जाएगा? देखिए, अभी तक जो MRI मशीन्स थी ना, वो मोस्टली इंडिया है ना इंपोर्ट करता था, सभी इंपोर्ट ही करता था। अब यहां पर पहली बार स्वदेशी रूप से पहली स्वदेशी MRI मशीन हमने बनाई है और इसका इंस्टॉलेशन किया जाएगा एम्स दिल्ली में। देखिए, जो मेडिकल जितने भी इक्विपमेंट है उनको बनाने के मामले में ये MRI मशीन है, आपने देखी होगी, जितने भी मेडिकल इक्विपमेंट है ना, उनको बनाने के मामले में भारत का कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। जितने भी मेडिकल ट्रीटमेंट या इंस्ट्रूमेंट है जो मेडिकल सेक्टर में चाहिए होते हैं, जितनी भी मशीन है भाई, उनको हम इंपोर्ट करते चाइना से या दूसरे देशों से। 80 से 85% तक जो चिकित्सा उपकरण है ना, वो हम इंपोर्ट पे ही निर्भर है। अभी तक भी ये हाल है देश का। सही है, काम किया जा रहा है लगातार, लेकिन अभी तक तो इन सेक्टर में हम बहुत कम ही डेवलप कर पाए। धीरे धीरे अब स्टार्टअप शुरू हुए हैं नए नए, लेकिन अभी तक हम यहां पर बहुत पीछे। तो अब हमने पहली बार अपनी स्वदेशी MRI मशीन को विकसित किया है।
अच्छा, बनाया किसने? तो विकास किया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च, जिसे शॉर्ट में समीर के नाम से जाना जाता है। ये इस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है और कुछ और संस्थाओं ने भी यहां पर कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन मेन मिनिस्ट्री की संस्था है तो ये है जिन्होंने इस एमआरआई मशीन को बनाया। स्वदेशी एमआरआई मशीन है, पहली एम्स दिल्ली में इसको इंस्टॉल किया जाएगा। इससे होगा ये कि भाई जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसकी लागत को कम किया जा सकेगा। इंपोर्टेड मेडिकल डिवाइसेस पर देश की जो निर्भरता है इंपोर्ट पर, है ना, उसको कम किया जा सकेगा ताकि हम घर में बना पाएंगे तो फायदे में रहेंगे। एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 के सेकेंड एडिशन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 इस साल सेकेंड एडिशन आयोजित होगा और आयोजन किया जाने वाला है इंडिया। ठीक है, योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बनाने के उद्देश्य से एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप की पहली बार शुरुआत की गई थी। अब इसका सेकेंड एडिशन नई दिल्ली में भारत में आयोजित होगा अप्रैल में 25 से लेकर 27 तक। मार्च में होना था इस मंथ, लेकिन इससे डिले किया गया और अब अप्रैल में इसका आयोजन होगा। आयोजन इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स के द्वारा किया जा रहा है, द्वारा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और योगासन भारत के सहयोग से किया जा रहा है। एक मिनिस्ट्री है और दो संस्थाएं हैं, इसमें योगासन भारत और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया शामिल है। उद्देश्य वही योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स बनाना और उससे बढ़ावा देना। अच्छा, पहली बार एशियन योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन कहां किया गया, कब किया गया? अभी तो इंडिया में हो रहा है सेकेंड एडिशन 2025 में। पहला एडिशन हुआ था जुलाई 2017 में बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में। उस वक्त जो ये योगासन चैंपियनशिप हुई थी, फर्स्ट एशियन योगासन चैंपियनशिप, इसमें विनर इंडिया रहा था, जिसने 22 गोल्ड जीते थे, 7 सिल्वर जीते थे और 22 गोल्ड 4 सिल्वर जीते थे और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मतलब 28 मेडल उस वक्त हमने अपने नाम किए थे टोटल, और इंडिया मेडल टैली में पहले स्थान पर रहा था, विनर। यहां पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, क्योंकि ये इन्वॉल्व है इंडिया में एशियन योगासन चैंपियनशिप करवाने के लिए, तो हम इसकी बात कर लेते हैं, है ना। एक मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स के अंतर्गत ये काम करती है, देश में स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर जो प्लेयर हैं उनको प्रशिक्षित करना स्पोर्ट्स के लिए। ताई की स्थापना 1984 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में देखने को मिलता है। अच्छा, यहां पर क्योंकि योगासन चैंपियनशिप की बात की गई है तो योग दिवस की बात कर लेते हैं। भारत में या पूरे वर्ल्ड में विश्व योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। सबसे पहली बार यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता दी थी 2014 में, और पहली बार इंटरनेशनल योगा डे 21 जून 2015 में शुरू किया गया, मनाया जाने लगा, पहली बार मनाया गया। इंडिया ने ही यहां पर इसके लिए संघर्ष किया था यूनाइटेड नेशन में, और उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने इसे मान्यता प्रदान की। भारत की पहली नाइट सफारी का आयोजन कहां किया जाएगा? नाइट सफारी समझते हैं, डे सफारी, जंगलों में घूमकर जानवरों को देखना, है ना, थोड़ा जानवरों को देखा जाता है, आपने देखा होगा जीप से घूमते। उसी तरीके से भारत की अब पहली नाइट सफारी की शुरुआत की जाएगी लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, पहली नाइट सफारी पूरे इंडिया की। उद्देश्य क्या है? इको टूरिज्म को बढ़ावा देना, एडवेंचर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन के प्रति लोगों को अवेयर करना। इस नाइट सफारी को शुरू किए जाने का मुख्य उद्देश्य, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने लखनऊ में इसके शुरुआत करने की घोषणा की है और इसे नाम दिया गया कुकरेल नाइट सफारी एंड एडवेंचर पार्क। 1500 करोड़ की लागत से इस पार्क को बनाया जाने वाला है लखनऊ में। यूपी की कैपिटल, बेसिक इंफॉर्मेशन देख लेते हैं, लखनऊ। आनंदीबेन पटेल यहां की गवर्नर है वर्तमान में, योगी आदित्यनाथ सीएम। यहां पर जो विधानसभा है उसके मेंबर्स हैं 403, विधान परिषद भी है यूपी में जिनकी सीट है 100,
लोकसभा की सीटें हैं यूपी में देश में सबसे ज्यादा 80 और राज्यसभा की सीटें हैं 31। लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में बीवीआर सुब्रमण्यम ने डीएक्स एज पहल का इनॉग्रेशन किया है। बीवीआर सुब्रमण्यम किस संस्था के सीईओ के पद पर हैं? इनिशिएटिव जो लॉन्च किया इन्होंने डीएक्स एज, इसकी बाद में बात करेंगे, पहले यह समझो कि लॉन्च करने का श्रेय जाता है बीवीआर सुब्रमण्यम को, जिन्होंने इनॉग्रेशन किया। ये वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ के पद पर है। बीवीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ। अब इन्होंने जो डीएक्स एज को लॉन्च किया, यह क्या है? देश में माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस को डिजिटल टूल्स और डिजिटल नॉलेज में सशक्त बनाना। मतलब जितने भी स्टार्टअप्स हैं, जितने भी हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस हैं, उनको डिजिटलाइज करना। जो ये स्टार्टअप चलाते हैं या फिर उद्योग चलाते हैं, उनको डिजिटल जो फॉर्मेशन है उसके प्रति अवेयर करना। तो इसके लिए शुरू किया है डीएक्स एज नाम का इनिशिएटिव। अच्छा देखिए, नीति आयोग के सीईओ ने इसका इनॉग्रेशन किया, पर अगर हम देखें कि इसे शुरू किसने किया है, तो एक तो है हमारे पास कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, नीति आयोग का, फ्रंटियर टेक हब और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। इन तीनों ने ही मिलकर इस इनिशिएटिव की शुरुआत की है और लॉन्च किया है नीति आयोग के सीईओ ने। तो 3 संस्थाएं यहां पर इन्वॉल्व है, जिसमें नीति आयोग भी एक संस्था। तो माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दिया जाएगा और उसके लिए वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा, कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी, सिखाया जाएगा इन बिजनेस को, या फिर जो भी कंपनी का ऑनर है, स्मॉल मीडियम या माइक्रो इंटरप्राइजेस के जो भी ऑनर है, जो भी लोग हैं, उनको सिखाया जाएगा कि भाई डिजिटलाइजेशन को कैसे अपनाया जाएगा। इसके लिए जो वर्कशॉप होगी, कॉन्फ्रेंस होगी, उसमें इंडस्ट्री, एजुकेशन और गवर्नमेंट के एक्सपर्ट्स होंगे, जो कि टेक्नोलॉजी पर उसका क्या इम्पैक्ट है किसी भी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, उन सभी पर यहां पर सुझाव देंगे और चर्चा करेंगे। तो सीसीआई यहां पर कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक नीति आयोग के साथ संस्था है, जिसने शुरू किया है इस इनिशिएटिव को। यहां पर हमने पढ़ा था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ओके, तो डीएक्स एज को विकसित करने में इसका भी हाथ है। इस संस्था की बात करें तो ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत में इंडस्ट्री और कंपनीज को रिप्रेजेंट करता है, उनके हितों के लिए काम करता है। 1895 में इसकी स्थापना हुई थी अंग्रेजों के शासनकाल में, और नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, तो यहां पर 28 मार्च के हमारे करंट अफेयर क्लियर हो जाते हैं। अब हम चलेंगे लास्ट डे के करंट अफेयर के रिवीजन पर, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में फटाक से रिवाइज कर लेते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को। हाल ही में किस देश ने न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मेंबर बनने की घोषणा की? तो यह देश हो जाएगा हमारा इंडोनेशिया। जीएसएमए का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन, इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया गोपाल विट्ठल को। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024, जिसे हाल ही में राज्यसभा में पास किया गया, किस एक्ट को संशोधित करेगा? तो यह डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 को संशोधित करने वाला है। वर्ल्ड थिएटर डे हर साल कब मनाया जाता है? यह मनाया जाता है 27 मार्च को हर साल। भारत की किस निजी अंतरिक्ष कंपनी ने जापान की एस्ट्रोस्केल के साथ अंतरिक्ष मलबा हटाने के लिए समझौता किया है? तो यह समझौता किया है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस के साथ में। 26 मार्च को कौन सा देश अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता है? तो जिसको इंडिया ने आजाद करवाया था, बांग्लादेश। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 में 87 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता? तो यह जीता है सुनील कुमार, रेसलिंग के खिलाड़ी हैं। आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप के 13th एडिशन का आयोजन 2025 में कहां किया जाएगा? यह आयोजित होगा इंडिया में। पंचकुला हरियाणा से जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का कौन सा एडिशन लॉन्च किया गया? तो यह 6th एडिशन है जो कि हरियाणा से लॉन्च किया गया।
ISTAF सिपाक टकराव वर्ल्ड कप 2025 में भारतीय पुरुष टीम ने रेगुलर कैटेगरी में कौन सा मेडल जीता है? तो यह मेडल है गोल्ड मेडल। ये सारे करंट अफेयर कल के हैं हमारे, है ना, हमने कल डिटेल में समझे थे, रिवाइज हो गए। अब क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लेते हैं यहां पर। तो पहला क्वेश्चन हमारा था कि भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम क्या कहलाता है या कहां पर होता है? तो यह है देवप्रयाग, उत्तराखंड में भागीरथी और अलकनंदा का संगम। यहीं से दोनों के संगम को गंगा नाम मिलता है, देवप्रयाग से। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो यह महाराष्ट्र का ठाणे या ठाणे है। यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति दो नृत्यों से संबंधित है, एक है भरतनाट्यम और दूसरा है कुचिपुड़ी। तीनों ही आंसर सभी स्टूडेंट ने लगभग बिल्कुल सही दिए हैं। अब चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पर। पहला क्वेश्चन क्या है? महाल नोबिस मॉडल किस पंचवर्षीय योजना का आधार था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। आंसर कीजिएगा। भारत ने हॉकी में ओलंपिक में अपनी शुरुआत किस वर्ष की थी? और भारत में प्रो कबड्डी लीग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइए। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चेकआउट करो एप्लीकेशन को, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए, या फिर एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, क्रेजी जीके ट्रिक की, आप चेकआउट कीजिए और वहीं पर आपको डेली करंट अफेयर की PDF भी मिल जाएगी। चलिए कल मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखो। जय हिंद, जय भारत।